कैसे हो यार तुम लोग? परेशान ही हो गए तो बहुत ज़्यादा पूछने पाछने की ज़रूरत है नहीं। एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन अभी तक जब आता था तो मैं क्या करता था, एक कोई लॉन्ग वीडियो बना देता था, उसमें बता देता था कि रोस्ट टोस्ट करके कैसे क्या है सारी चीज़ें। जब से सरकारी नौकरी मेरी लग गई है एसएससी सीजीएल 2025 के थ्रू, जब से ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट मिल गई है इनकम टैक्स में, भाई साहब ऐसी क्रेडिबिलिटी पता नहीं कहाँ से बढ़ गई है, मेरे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। अभी तक चीख चीख के कहता था कि ये कर लो, तब खुद ही कहते पहले अपना नौकरी ले लो तब बताना हमको आकर। अब क्रेडिबिलिटी जब बढ़ गई है तो जिम्मेदारी भी हो गई है कि कई सारी चीज़ों को मैं सही सही जैसे है वैसे बताऊं। बहुत सारा कमेंट आया, कई हज़ार कमेंट आया कि अपनी स्ट्रेटजी बता दो, कैसे पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, कौन सी किताब पढ़ते थे, कौन सा कोर्स लिए थे। तो मैं सोचा एक बार सारी चीज़ें जैसे किया हूँ वैसे ही बताऊँगा। हो सकता है वो चीज़ तुम्हारे लिए सही हो सकता है वो चीज़ तुम्हारे लिए एकदम गलत भी हो सकती है। तो अपने हिसाब से उसमें से एक आध दो चीज़ ऐसी रहेगी जो तुमको हो सकता है बहुत बेहतर लगे। वीडियो एक बार देख लेना, ये पहली और आखिरी वीडियो रहेगी स्ट्रेटजी की। मैं रोज़ रोज़ नई नई चीज़ों को लेकर, नई नई किताब को लेकर, नए नए कोर्स को लेकर स्ट्रेटजी वीडियो नहीं बनाने आऊँगा कि लो यार ये वाला कोर्स बहुत तगड़ा है, ये वाली स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की थी। नहीं भाई, एक कुछ होता है वही एक बार मैं बता दूंगा, डिटेल में बता दूंगा। बार बार आपको मैं गुमराह नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी क्रेडिबिलिटी इसी वजह से बनी हुई है क्योंकि मैंने आप लोगों को वही सब चीज़ें बताई जो आपके लिए बेहतर हो। कभी भी किसी फालतू चीज़ का प्रमोशन नहीं किया। जिस चीज़ का प्रमोशन भी किया वो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। टेक्स्ट बुक का प्रमोशन मैंने किया, टेक्स्ट बुक हर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला लड़का यूज़ करता ही है। तो वही सब काम किया जो आपके लिए सही भी हो और मेरे लिए भी सही हो, क्योंकि डिग्निटी ना बहुत बड़ी चीज़ है। तो शुरू करते हैं कि क्या क्या करना चाहिए और कैसे किया जाए और क्या मैंने किया है। देखो, पहली बात, जितने लड़के सीजीएल 2026 का फॉर्म भर रहे हैं उसमें से बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो अब शुरू करने वाले होंगे तैयारी। उनके लिए एक लाइन में स्ट्रेटजी है, भाई साहब हर सब्जेक्ट किसी एक बढ़िया मास्टर से पढ़ डालो, उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर डालो, उसके बाद मॉक टेस्ट देने डालो। मॉक टेस्ट दे डालो, एक तो हलक सूखी हुई है, पानी पी पी के वीडियो बनेगी पूरी, देखो। मॉक टेस्ट दे डालो, मॉक टेस्ट देने के बाद उसमें जो गलती उलती दिखे उसका एनालिसिस करते रहो, उसका एनालिसिस करने के बाद आपका इम्प्रोवाइज होता रहेगा। यही एक स्ट्रेटजी होती है जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे जो थोड़ा बहुत सीजीएल के बारे में जानते हो, जो तैयारी पहले से थोड़ा बहुत कर चुके हो, उनको लेकर कैसे क्या रहा होगा ये बात पहले मैं बता देता हूँ कि मैं जैसे किया हूँ वैसे ही बताऊंगा। अच्छा, एक चीज़ और रहती है इन सबके बीच में कि यार अच्छा मास्टर कौन होता है, कौन मास्टर अच्छा होता है, कैसे जानोगे कौन मास्टर ये वाला मास्टर अच्छा है। देखो, मास्टर जो पढ़ाते हैं वो कभी खराब नहीं होते। जितने भी टीचर आपको दिख रहे हैं सब रिस्पेक्टेड हैं, सब पढ़ाते अच्छा हैं, ठीक है। पढ़ाई के अलावा जब वो कुछ और करते हैं तब हम लोग गलत उनको कहते हैं, बाकी पढ़ाते सब अच्छा है। तुमको कैसे चूज करना है कि कौन सा मास्टर तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। जैसे मान लो एक टॉपिक हो गया परसेंटेज मैथ का, तुमने क्या किया भाई साहब, मैथ का परसेंटेज का टॉपिक यूट्यूब पे सर्च किया, 3-4 मास्टर की वीडियो आ जाएगी। तुम तीनों चारों पांचों मास्टर जितने तुमको देख रहे हैं सबकी वीडियो परसेंटेज वाली सबकी देख डालो, 2-3 दिन अपना खराब कर दो। अब जिस वीडियो से तुम्हारी ट्यूनिंग बन जाए, जिस टीचर से तुम्हारी ट्यूनिंग बन जाए, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। कौनो भौकाल की जरूरत नहीं है, कौनो गाड़ी की जरूरत नहीं है, कौनो बहुत ज़्यादा ये देखने की जरूरत नहीं कि इस वाले टीचर की ज़्यादा रीच है, इस वाले कम रीच है, ये सब कुछ नहीं। जो तुम्हारे लिए अच्छा है वही अच्छा है, बात खत्म हो गई। अब मैं एक एक सब्जेक्ट उठाता हूँ, एक एक सब्जेक्ट की बात बता दूंगा कि मैंने क्या क्या किया। जैसे मैथ की बात हो गई, मैथ से यार देखो, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, मेरी मैथ पहले से भी थोड़ा ठीक थी, बट ये नहीं कह सकता बहुत बड़ा तबाही था, आर्यभट्ट था और ऐसे देखते ही जीरो खोज कर देता था, ये सब कुछ नहीं है। मैथ मैंने पेड कोर्स से किसी का नहीं पढ़ा, भले खरीदा हो, मैं पूरा किसी का देखो कि नहीं पाया। हाँ, मैंने ऐसे टॉपिक सर्च करके बहुत सारे टीचर से पढ़ा हुआ है, तो तुम लोग भी ये कर सकते हो। अगर तुमको कोई एक टॉपिक में दिक्कत आ रही है, टॉपिक सर्च करो यूट्यूब पे। यूट्यूब पे बहुत कुछ है, सारे टीचर्स ने यूट्यूब पे बहुत कुछ दिया है। पेड कोर्स करने की जरूरत नहीं, वो तब की जरूरत है जब आपके पास टाइम हो, 1 साल 1.5 साल बाद आपको पेपर देना। पेड कोर्स लीजिए, बढ़िया पढ़िए, बहुत कुछ रहता है उसमें। लेकिन मेरे अंदर कभी इतना सब्र नहीं था, तो मैं ऐसे जो टॉपिक में मैं फंसता उसको आकर देख लेता, हो जाता था, ठीक है। तो मैथ्स के जो वीडियो देखने वाली मास्टरों की बात है वो मैंने यहाँ से किया है। बहुत सारे टीचर्स की मैंने वीडियो देखी हुई है, उन्हीं से मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ। पेड कोर्स किसी का खरीदा जरूर है मैंने, कई सबका खरीदा हुआ है लगभग, लेकिन कभी मैंने उस पेड कोर्स को पूरा पढ़ा ही नहीं, क्योंकि बहुत लेंदी होता था। मेरे अंदर सब्र नहीं इतना है, मैं बहुत ज़्यादा बेसब्रा इंसान हूँ। दूसरी चीज़, एक तो पीवाईक्यू की कोनो किताब ले लो। पीवाईक्यू की किताब से पीवाईक्यू मैं सॉल्व करता था, किताब से नहीं करता। किताब मेरे पास खरीदी हुई रखी हुई थी, सॉल्व नहीं कर पाता था। पिनेकल की बहुत अच्छी है, राकेश यादव सर की किताब देखोगे वो भी बहुत अच्छी है, और भी जो किताबें आती हैं किरण, सबकी पीवाईक्यू लगभग बराबर है, लेकिन पिनेकल वाली बेहतरीन मानी जाती है। अब मैं क्या करता था, मैं टेक्स्ट बुक पर क्विज देता था।
क्विज कैसे, टेक्स्ट बुक अगर तुम लोग ऐप देखे होगे उस पर क्या रहेगा कि तुम जाओगे तो एसएससी के मैथ का अलग से एक क्विज का फॉर्मेट बना है। मैं क्या करता था, रोज 100-150 क्वेश्चन की क्विज के फॉर्म में सॉल्व करता था। और क्विज के फॉर्म में भी मैं कैसे सॉल्व करता था कि भाई साहब एक क्विज खोली, क्विज को मैं तुरंत सबमिट कर देता था। क्विज सबमिट करने के बाद मैं देखता था कि 25 क्वेश्चन में से भाई साहब 15-16 क्वेश्चन मैं देखते ही सॉल्व कर सकता हूँ, उनको मैं सॉल्व नहीं करता था। जुकाम थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, वॉइस थोड़ा सा खराब होगी। उनको मैं नहीं सॉल्व करता था। जो 8-10 क्वेश्चन जो लगता था कि हाँ इसमें फंस सकता हूँ, वही सॉल्व करता था। जब ऐसा तुम करने लगोगे धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारा ये 8-10 क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन तक पहुँच जाएगा, ठीक है, परफेक्शन आने लगेगा। लेकिन ये तब आएगा जब तुम 6-7 महीना लगातार ये चीज़ करोगे। तो मैं ये करता था। एक तो मेरे पास किताब थी, देखो ये रखी होगी, गगन प्रताप सर की है, फार्मूला की किताब है। फार्मूला किताब बहुत सारे टीचर निकाले हुए हैं। जिस भी टीचर की तुमको बेहतर लगे फार्मूला की एक तो किताब रहनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट तुम्हें आता रहेगा, फार्मूला एकदम भूल गया, ठीक है। अब फार्मूला भूल गया तो हरदम तुम नोट्स स्पोर्ट्स ये सब खोजने से बेहतर एक तो छोटी किताब रहे जिसमें तुम देखो और तुरंत भाई साहब बता दो, ठीक है। दूसरी चीज़, मैथ का तो ये इतना कंप्लीट है, इतना भी कर लोगे तो बहुत कुछ है। मतलब मेरे लिए बहुत कुछ था, तुम्हारे लिए क्या असर डालेगा ये तुम खुद करके देख लेना। बात अंग्रेजी की कर लेते हैं। अंग्रेजी में 2 दिक्कत है। एक दिक्कत ये है कि अंग्रेजी वालों की दिक्कत, एक दिक्कत ये है कि हिंदी वालों की दिक्कत, जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था। अब अंग्रेजी की जो दिक्कत है, मैंने भाई साहब इसका पेड कोर्स किया हुआ है और फ्री वाला भी पढ़ा हुआ है अमन वशिष्ठ सर से। अमन वशिष्ठ सर बहुत शानदार पढ़ाए हुए हैं। मतलब हिंदी माध्यम वालों के लिए अंग्रेजी एक बहुत बड़ा हवा होती है ना, तो मैं उनके कोर्स से पढ़ा हुआ था। खैर उसकी नोट्स फोर्ट्स कुछ नहीं बनाई थी, बस मतलब वो स्पीड नहीं रहती, 2 टाइम्स करके फर देख डाला था सब, ठीक है। देखने के बाद क्या हुआ, नीतू सिंह मैडम की किताब है प्लेन टू पैरामाउंट, वही मेरी नोट्स थी, वही मेरा सब कुछ था। उस पर अंडरलाइन करके जो भी कुछ कभी नहीं आता था वहाँ से लिख लेता था। तो मटेरियल के नाम पे 2 ही चीज़ थी। अमन सर का कोर्स 1 बार देखा हुआ है, ऐसा भी नहीं मैं 5 बार देखा हुआ हूँ। किताब के नाम पे नीतू मैडम की जो किताब है वो बहुत तगड़ी किताब है, वो पढ़ा हुआ है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, आजकल ओकैब का देखोगे बहुत खुल के कोर्स चल रहा है, कंप्रेंशन का कोर्स चल रहा है। ये सब भाई साहब, ये सब टाइम नहीं वेस्ट करना है इन सब में। देखो तुम्हारे पास कंप्रेंशन और ओकैब अगर तुमको कोई मास्टर समझाए तो समझ लो तुम्हारी कितनी मंद बुद्धि है। ओकैब पढ़ना है, याद करना है, ऑप्शन आए टिक कर दो, बात खत्म है। तुम कैसे याद किए हो, कहाँ से पढ़े हो, ये सब नहीं समझ में आता मुझको। मैं ब्लैक बुक पढ़ता था, ब्लैक बुक कैसे पढ़ता था बता दे रहा हूँ। 4 सेगमेंट पढ़ता था, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज, एंटोनिम, सिनोनिम, यही 4 चीज़ पढ़ता था। 50-50 वर्ड रोज पढ़ता था, मतलब 50 इडियम, फ्रेज, ऐसे से 50-50 करके। आज मान लो 50 पढ़ा, कल फिर अगला 50 पढ़ूंगा, तो ये वाला 50 जो पहले पढ़ा हुआ था वो भी पढ़ूंगा, फिर अगला वाला भी पढ़ूंगा, फिर अगले दिन तीसरा मतलब 150 तक पढ़ूंगा। तो 150 पढ़ने से पहले जो पीछे का 100 हो चुका है ये पढ़ूंगा। अब जब अगले में 200 तक जाऊंगा तो शुरू का जो 50 था पहले दिन वाला ये छोड़ दूंगा। तो ये बार बार रिवाइज करते करते और ब्लैक बुक 1 महीना 2 महीना में खत्म कर लोगे तुम, अगर ये स्ट्रेटजी भी फॉलो कर लो। और ऐसा नहीं उसी टाइम एकदम तुम्हारे दिमाग में कोच उठे वर्ड, तुम एकदम अंग्रेजे हो जाओ, ऐसा नहीं होता। जब तुम 3-4-5 बार ऐसी चीज़ें करोगे धीरे धीरे तुम्हारे पास कंसोलिडेटेड होती है नॉलेज। जब नॉलेज तुम्हारे पास कंसोलिडेटेड होने लगेगी तो तुम्हारा क्या होगा, ऑप्शन एलिमिनेट होने लगेगा। बहुत बार क्या होगा कि तुम ऑप्शन एलिमिनेट करके ही आंसर निकाल दोगे। तो ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं आती, जादू नहीं है। कौनो मास्टर से पढ़ लो, कौनो यूट्यूबर का वीडियो देख लो, कौनो भी किताब उठा लो, तब तक नहीं होगा जब तुम एक लॉन्ग पैटर्न पे ये चीज़ें लेकर नहीं चलोगे। एक तो ऐप है इंग्लिश माध्यम ऐप, उस पर मैं 2 रोज एडिटोरियल पढ़ता था, उसमें मीनिंग दी रहती थी, टच करो मीनिंग आ जाती, वो मज़ा आ जाता था। क्योंकि डिक्शनरी उसनरी खोलें इतना कहाँ, कति टाइप के आदमी हैं हम लोग आलसी। वो ऐप बहुत अच्छा है, उस पर एडिटोरियल जब तुम पढ़ना शुरू करोगे, जो कंप्रहेंशन वाली दिक्कत है वो तुम्हारी खत्म हो जाएगी। उस पर कहानी होनी होती है, एकदम मज़ा आ जाएगा। तुम जंगल वंगल की कहानी सुनाई जाती है, तो ये सब कहानियाँ होनी है। जब तुम सुनेगे तुमको लगेगा भाई साहब ये तो अंग्रेजी में भी मज़ा आ रहा है। अंग्रेजी में जिस दिन मज़ा आने लगा अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी। तो एडिटोरियल वहाँ से पढ़ता था। उसके साथ साथ वहाँ पर मॉक टेस्ट है, सीजीएल के मेंस का भी, प्री का भी। सीजीएल के मेंस का जो उनका मॉक टेस्ट ना बहुत तगड़ा है, मतलब बहुत स्टैंडर्ड लेवल का है उनका मॉक टेस्ट। मैं अपना बताता हूँ, मैं यार पिछले 1-1.5 साल से रोज़ एक मॉक टेस्ट देता था, चाहे मैं उस दिन अंग्रेजी में कुछ ना पढ़ूँ, वो मॉक टेस्ट एक ज़रूर देता था। बहुत लेंदी होता है, बहुत कठिन होता है, डिमोरलाइज हो जाओगे। वो मॉक टेस्ट मैं सबमिट कर देता था पहले, क्योंकि नंबर बड़ा ख़राब आ जाता तो अंदर अंदर एकदम क्लिस जाता था। सबमिट करता था, फिर टिक करके आंसर, वहीं पर तुरंत आंसर दिख जाता था, जो गलती रहती थी वो दिख जाती थी। अंग्रेजी के लिए इतना पर्याप्त है। और अंग्रेजी तुम एक बार, मतलब बहुत कम लोग ही बताते हैं ये बात, अंग्रेजी कभी भी 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना चीज़ नहीं है।
जब तुम लगातार पढ़ते रहोगे, लगातार मान लो नॉवेल तुम्हें अंग्रेजी को अच्छी लग रही है, ये पढ़ रहे हो, एडिटोरियल पढ़ रहे हो, न्यूज़ चैनल देख रहे हो, ये वो थोड़ा बहुत कर रहे हो, तुम्हारी अंग्रेजी धीरे धीरे सही होती जाएगी। अंग्रेजी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम 2 महीना पढ़ के बहुत बढ़ के अंग्रेज हो जाओगे, कि चले जाओगे ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर, ऐसा नहीं होगा। तो धीरे धीरे पढ़ते रहो। 2-3 काम जरूर करना है, ओकैब रोज पढ़नी है। दूसरी चीज़, इंग्लिश माध्यम वाले पे एडिटोरियल जरूर पढ़ लेना। और जब एक लेवल आ जाए तो मॉक टेस्ट देने लगना। प्लेन टू पैरामाउंट देख रहे हो, उसके साथ साथ अमन वशिष्ठ सर से मैं पढ़ा हुआ था, आपको किसी और टीचर से अच्छा लग रहा है उससे पढ़ लीजिए। लेकिन अगर हिंदी अंग्रेजी ऐसा लगे कि भाई साहब बहुत कमज़ोर है, तभी पढ़ना। अगर अंग्रेजी तुम्हारी इंग्लिश माध्यम से पढ़े हुए बहुत अच्छे हो तुम पढ़ने में, अंग्रेजी तुम्हारी शुरू से अच्छी रही हो, तो तुमको कोर्स भी लेने की ज़रूरत नहीं है। कौन क्या कहता है कोई मतलब नहीं है। इसके साथ साथ अंग्रेजी में एक चीज़ और करता था, वही जो बताया कि मैथ के लिए टेक्स्ट बुक पर जाता था, क्विज वाला जो फॉर्मेट होता था वहाँ से जाकर देता था। इसी तरह अंग्रेजी के लिए भी रोज़ 50-60 क्वेश्चन चाहे जैसे सॉल्व करता था, चाहे मैं दिन भर में कुछ ना पढ़ूं। देखो बहुत बार क्या होता है ना कि तुम रूल्स पढ़ रहे हो लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, लेकिन जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो तुमको क्वेश्चन में देखते ही पता चला भाई यार इसमें तो ये वाली एरर है, ये आई के साथ वर्क क्यों लगा है, तुमको समझ में आने लगेगा। तो जब इस तरह की चीज़ें कब होंगी, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे बार बार। तो क्वेश्चन सॉल्व करना एट द एंड यार एग्जाम में तुमको करना क्या, क्वेश्चन है तो सॉल्व करना, तो पढ़ना बहुत जरूरी नहीं है, इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्विज देते रहो, अपनी गलती को ना इम्प्रोवाइज करो। अब मैं अगर तुम अंग्रेजी क्विज की बात करोगे, मैं सीजीएल की उस पर 17 मतलब सीजीएल की नहीं एसएससी की पूरी टेक्स्ट बुक पर 1800-1900 क्विज है, मैं हज़ार के आसपास दिया हूँगा। तो 1000 क्विज भी, और उसमें से बहुत सारे सीजीएल उजीएल के पेपर मैंने 2-2, 3-3 बार दिए हुए हैं। तो मेरे पास 25-30 हज़ार क्वेश्चन मैंने ऐसे ही सॉल्व कर डाले थे अंग्रेजी। अब तुम लोग लग रहा है देखो सिलेक्शन हुआ है, देख रहे हो कैसे फेंक रहा है, कैसे फेंक रहा है। मेरे पास डेटा दिखा सकता हूँ, बट हाँ कह रहा हूँ वर्बली भी मान लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक दिन में 4 क्विज दोगे, 10 मिनट लगता है क्विज देने में, 40 मिनट में 4 क्विज हो जाएगी तुम्हारी, 100 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, साल भर भी दे लिए ना, 36,500 क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारे पास। तो कोनो बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा भौकाल बना दिया कुछ ना, 40 मिनट का ही खेल है, तुम भी कर सकते हो। ये सब छोटी छोटी चीज़ है जो तुम्हें अलग करेगी थोड़ा सा कंपटीशन से। ठीक है, बात रीजनिंग की कर लें। रीजनिंग के लिए मैंने किसी से कुछ नहीं पढ़ा, ना कोनो किताब बहुत साल की, जो मॉक टेस्ट देता था उसी से धीरे धीरे आने लगा। हाँ कुछ टॉपिक जब रीजनिंग के मेंस वाले में टॉपिक बढ़े तो उनकी एक आध वीडियो यूट्यूब पे देख ली, वो भी जो रिकमेंड होती थी, जैसे कविता पंडित पे रिकमेंड हो गई, उन पे से जाकर देख ली, या किसी अपने दोस्त यार से पूछ लिया, उसने बताया यार ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, जैसे वो स्टेटमेंट वाला हमारे लिए नया था, तो वो सब जाकर वीडियो देख ली। तो इतने से आ जाता है। बाकी एक सिंपल सा तरीका, अगर रीजनिंग तुमको बहुत कम आ रही है, भाई साहब यूट्यूब पे फ्री में पढ़े हुए बहुत सारे टीचर, जिनका भी टीचर का बताया कौन सा अच्छा टीचर होता है, नियम बता चुका हूँ, उसी नियम से एक टीचर उठाओ, पूरी रीजनिंग पढ़ डालो, 1 महीना में कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन धकाधक सॉल्व करो, धकाधक क्विज दे डालो, रोज 50-50, 60-60 क्वेश्चन रीजनिंग का सॉल्व करोगे, अपने आप एक सर्टेन लेवल पे आ जाओगे। मैंने तैयारी के दौरान भाई साहब मैंने किसी टीचर से नहीं पढ़ा, बताया जो पढ़ा भी है वो ऐसे ही सर्च करके पढ़ा है। दूसरी चीज़, मैंने प्रैक्टिस के लिए भी किताब भी रीजनिंग की नहीं खरीदी, क्विज से काम चल जाता था, या जब तुम मॉक टेस्ट दोगे तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है, पानी पी लेता हूँ, हालत एकदम जान जो काटा हो गई है। तो मैथ हो गया, अंग्रेजी हो गया, रीजनिंग हो गया, बात जीके की कर लेते हैं। देखो जीके में मेरा सा केस थोड़ा सा स्पेशल था, मेरा वाला। मैं यूपीएससी की तैयारी दृष्टि आईएएस में कर चुका था, मेरी जीके एक अलग लेवल की थी। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया था या डायरेक्ट मैं इब्न बतूता ही हो गया था, ऐसा नहीं था कि मैं इतिहासकार बन गया हूँ, मैंने भूगोल को खुद ही छाप दिया, ऐसा नहीं था। हाँ एक सर्टेन लेवल पे चीज़ें थी, ऐसा नहीं था कि मैं कुछ नहीं जानता था, ठीक ठाक जानता था। बट एसएससी का जो जीएस जीके होता है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा होता है, यूपीएससी से भी कहीं कहीं बड़ा होने लगता है। जब ये पूछने पे आते हैं ना तो रुला देंगे तुमको। अभी के टाइम बेस्ट है जीएस के लिए यार, परमार सर से पढ़ो। मैं उनकी यूट्यूब, मैंने पेड कोर्स उनका नहीं पढ़ा हुआ है, पहले ये जान लो। लेकिन अगर तुम्हारी जीके ये सब कमजोर, अच्छा ये वीडियो कोनो पेड प्रमोशन वाली नहीं, देखो पेड प्रमोशन वाली रहेगी तो एक प्लेटफॉर्म की बात होगी या 2 प्लेटफॉर्म की बात होगी, यहाँ पर 10-15 प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। तो जो जैसे है वैसे ही बता दे रहा हूँ, बाद में गरियाना मत कि प्रमोशन सबसे 15 से पैसा ले लिया क्या 50-50 हज़ार, ऐसा नहीं है। प्रमोशन करूँगा तो बता दूंगा। दूसरी चीज़ कि जीके मैंने वहाँ से पढ़ी हुई है, जो उनका सीरीज़ चलती थी जीके पीवाईक्यू की सीरीज़ चलती थी, वो मैं पढ़ता था, लिखता उतना कुछ नहीं था, पढ़ता था। बाकी मैं क्विज देता था, उनकी एक क्विज का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से भी मैंने क्विज दिया हुआ है। उसके साथ साथ फिर वही टेक्स्ट बुक पर जाता था, टेक्स्ट बुक पर जो क्विज वाला फॉर्मेट था 50-60 क्वेश्चन रोज सॉल्व कर डालता था। देखो तुमको लग रहा होगा ये बहुत छोटी चीज़ है यार, आधी घंटा जीएस पढ़ा, कैसे जीएस कैसे नंबर आ रहा होगा। भाई रोज जब तुम क्विज दोगे ना, 50 क्वेश्चन मैथ का, 50 क्वेश्चन रीजनिंग का, 50 क्वेश्चन जीएस का, 50 क्वेश्चन अंग्रेजी का, और जब ये 6 महीना कर लोगे ना, अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग आएगी। बहुत सारी चीज़ें तुम्हें दिखने लगेगी, अरे यार ये तो वहाँ मिला था।
क्योंकि एसएससी के पास नए क्वेश्चन का कोनो बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, कहाँ से बना पाएंगे भाई साहब। तो उनके पास वही सब क्वेश्चन घूम फिर के आएगा, थोड़ा बहुत कठिन वठिन हो सकता है, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दिया, क्वेश्चन को थोड़ा कठिन कर दिया, कॉन्सेप्ट उनके पास सेम है। क्विज ज़रूर देते रहो भाई, बहुत इंप्रूव करोगे किसी भी स्तर पे हो, मतलब तुम अपनी क्षमता के 60% पे हो, 70 पे पहुंच जाओगे, 70 पे 80 पहुंच जाओगे, आगे ही बढ़ते रहोगे जैसे जैसे ये प्रोग्रेस चलती रहेगी तुम्हारी। तो जीके में कुछ नहीं करना है, कोई अगर पेड कोर्स करने का मन हो कर डालो। उसके साथ साथ मैंने बताया ना उनकी पीवाईक्यू की जो सीरीज़ है वो मस्ट है, देख डालो, बहुत अच्छी होती है, मज़ा आ जाएगा, क्योंकि वो मिक्स होती है, तो मिक्स करने में तुम्हारा दिमाग थोड़ा खुलेगा। दूसरी चीज़, एक तो कौनो किताब ले लो, जैसे मेरे पास फाइटमैन रखी हुई, मैंने पूरी पढ़ी नहीं है क्योंकि पढ़ने का उतना टाइम ही नहीं मिल पाया। अच्छी है किताब, अगर तुम्हें ये लेना है ये ले लो, लूसेंट लेना है लूसेंट ले लो, एक किताब होनी चाहिए। जैसे कोनो टॉपिक में फंसो तो किताब खोल के देख लो कि यार ये वाला टॉपिक क्या है यार, ठीक है। दूसरी चीज़, पीवाईक्यू हो गया, क्विज तुम दे ही रहे हो, एक तो कौनो पीवाईक्यू का ना किताब भी खरीद लो। उससे क्या रहेगा ना, जैसे कोई एक टॉपिक तुम्हारा मान लो वो जो सिंगर उंगर वाला आता है नहीं आ रहा है, तो उस पीवाईक्यू से तुमको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो एक किताब भी रहनी चाहिए, भले उसको बहुत ज़्यादा ना तुम पढ़ पाओ, लेकिन देखो जीएस में 2 ही 3 काम करता है, एक करना है भाई, एक तो किताब हो, एक जगह से कहीं से तुम पढ़े हुए हो, तीसरी चीज़ है क्विज। अब क्विज तुम ऑनलाइन दे रहे हो कि किताब से दे रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि तुम कितना कंफर्टेबल, लेकिन देना जरूर है क्विज, चाहे थ्योरी भले ना पढ़ो, क्विज जरूर देना है, ठीक है। एक बार थ्योरी कहीं से कंप्लीट कर लियो, बहुत है, पर्याप्त है। फिर अब क्विज से खोज खोज के तुम अपनी गलती इंप्रूव करते रहोगे। 4 सब्जेक्ट हो गया, यही चारों आता भी है। अभी बताऊंगा कि मॉक टेस्ट कैसे देता था, या कितना देना चाहिए, या कितना ज़रूरी है। कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ये 2025 वाले मेंस में। बहुत सारे लड़के जो बहुत डिजर्विंग थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि कंप्यूटर में 7-7, 8-8 नंबर उन लोगों को मिला है। मैंने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, जो सुमन जैन भाई की जो प्लेटफॉर्म है उस पर एक मैडम है वो पढ़ाती हैं, उनसे पढ़ा भी हुआ हूँ, उनका कुछ क्लासेस है वो भी देखा हुआ था, और उनकी एक पीडीएफ होती है, वो पीडीएफ मैंने पढ़ा हुआ है। तो लेकिन अभी के टाइम जिस तरह का क्वेश्चन पेपर सेट किया था 2025 वाले में, इतना सफिशिएंट नहीं है। मतलब तुमको लगेगा वो वाला जब 2025 वाले मेंस का पेपर दोगे कि भाई साहब ये क्या हो गया है मेरे साथ हैं। कंप्यूटर में लगेगा चार्ल्स बैबेज भी अगर आकर बैठ जाए तो पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते, तो तुमको कुछ और एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना पड़ेगा। मैंने अभी तक बहुत रिसर्च नहीं किया ऐड ऑन कहाँ से होगा, जब पता चल जाएगा मैं तुमको बता दूंगा। लेकिन कंप्यूटर को लाइटली मत लेना, बहुत सारे लोगों की नौकरी खा गया ये कंप्यूटर। दूसरी चीज़ हो गई टाइपिंग भाई, जब मेंस फ्री हो जाए, मेंस का टाइम तुमको लगेगा मेंस होने वाला, टाइपिंग वाइपिंग स्टार्ट कर देना, जहाँ से तुमको समझ में आया, जैसे समझ में। मैं तो क्या करता था, मैं तो देख देख के करता था इसे शुरू में, उसका फिर थोड़ा बहुत सीखा तो चीज़ें हो जाएगी। बहुत कठिन चीज़ नहीं है टाइपिंग, ऐसा हवा बनाने की जरूरत नहीं। अब मेन चीज़ आती है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, कहाँ देना है, कितना देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट मैंने देखो मल्टीपल प्लेटफॉर्म, मॉक टेस्ट का जो मेजर प्लेटफॉर्म मैंने यूज़ किया वो टेक्स्ट बुक था। उसके बाद मैंने ऑलिव बोर्ड पे भी मॉक दिया हुआ है, पंडित वाले पे भी मॉक दिया हुआ है। मॉक टेस्ट के लिए तुमको भाई साहब 2-3 प्लेटफॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन टेक्स्ट बुक पे मैंने बहुत ज़्यादा मॉक दिया हुआ है, और मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। टेक्स्ट बुक पर मॉक इस वजह से दिया ज़्यादा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वो अच्छा लगता था उसका इंटरफेस, तो उस पर मॉक टेस्ट देने में मज़ा भी आता है, और लगभग हर कोई यूज़ भी करता है। ऑलिव बोर्ड का भी अच्छा है मॉक टेस्ट। पंडित वालों का बहुत कठिन रहता है तो मैं घबरा जाता था, उससे कम दिया है, लेकिन हाँ दिया है। दूसरी चीज़ कि मॉक टेस्ट यार, अगर तुम इस पूरी तैयारी में एक सिंगल चीज़ पूछो जिसकी वजह से सिलेक्शन रुक सकता है तो वह है मॉक टेस्ट। अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तुम कभी सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, कितनों टैलेंटेड हो, कितनों ज्ञानी हो, नहीं हो पाओगे सिलेक्ट। सिंपल सा अगर तुमको प्रीलिम्स निकालना है, 100 मॉक टेस्ट दे डालो, एनालिसिस कर डालो फुल वाला, अब गारंटी दे रहा हूँ सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर तुमको मेंस निकालना है भाई साहब, मैक्सिमम 70-80 मॉक टेस्ट दे डालो मेंस का फुल वाला, और एनालिसिस कर डालो, बहुत अच्छा इंप्रूव कर जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मॉक टेस्ट देना और उसके बाद एनालिसिस करना बहुत कठिन चीज़ है। देने में आसान है, एनालिसिस करना बहुत कठिन काम है, लेकिन एनालिसिस करना पड़ेगा। गर्मी देखो बहुत ज़्यादा है और हालत ख़राब होगी, शर्ट वोट एकदम भीग गया, लेकिन ठीक है वीडियो कंप्लीट हो जाए। मॉक टेस्ट की एनालिसिस के लिए क्या करो, 2 कॉपी बना लो, जो भी क्वेश्चन गलत हो उस क्वेश्चन को नोट कर डाला सॉल्यूशन के साथ। वो कॉपी तुम्हारी तब तक चलनी चाहिए जब तक तुम्हारा सिलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। उसकी वजह से तुम्हारे पास एक ऐसा डेटा बैंक आएगा ना, जो तुम्हारी गलतियों का बैंक रहेगा, जो तुमने गलत किया उसका बैंक रहेगा। तो जब भी तुमको अपने आप पे घमंड रहेगा, वो किताब उठाना, वो कॉपी उठाना, खोल के देखना, बहुत सारी चीज़ें तुमको रिकॉल होगी कि मैंने ये गलती कब की थी, क्यों की थी। तो उसकी वजह से तुम्हारा जान जाओ भाई साहब नंबर ना बहुत तगड़ा वाला चेंज होकर बढ़ेगा। तो ये जरूर कर लेना है, जहाँ से भी करना है, जैसे भी करना है कर डालो।
लेकिन मॉक टेस्ट देना जरूर है यार। अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो अपने आप को धोखा दे रहे हो। टेक्स्ट बुक पर देना है, वहाँ पर जाकर दे लो, मेरा वाला वहाँ पर कूपन कोड भी चलता है, कुछ डिस्काउंट भी हो जाएगा। ऑलिव बोर्ड पे देना है, ऑलिव बोर्ड पर जाकर दे लो। जिस भी प्लेटफॉर्म पे तुम्हें अच्छा लग रहा है कि भाई साहब इसमें मुझे मजा आ रहा है, लेकिन 2-3 प्लेटफॉर्म जरूर यूज करना, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म से हम फैमिलियर हो जाते हैं तो हमको लगता है कि भाई साहब अब तो हो ही जाएगा सिलेक्शन, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये हो गई स्ट्रेटजी जो मैंने फॉलो की थी। अब यहाँ पर एक तो पर्चा चिपकाया हूँ, 2026 के लिए स्ट्रेटजी लिखी थी कि भाई साहब ये तब का पर्चा चिपका जब फाइनल रिजल्ट नहीं आया था 2025 वाला, तो इसमें पूरी स्ट्रेटजी लिखा हुआ था। खैर ये सब दिखाना आज के समय पे क्या ही यार, मतलब तुम लोग कहोगे लोग फालतू भौकाल बना रहा है, ठीक है रहने दो। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा गाइडेंस वाले। आज के टाइम पे ना यूट्यूब भरा पड़ा है गाइडेंस से, स्ट्रेटजी से। मुझे नहीं पता कि तुम्हें मेरी स्ट्रेटजी कैसी लगी कैसी नहीं लगी, या मैंने जो इन्फॉर्मेशन बताया उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, तुम यकीन भी करोगे कि नहीं करोगे। बट हाँ, आज के समय में ना कंपटीशन इस बात का नहीं है कि तुमको नॉलेज कितनी है, कंपटीशन इस बात का है कि तुम उस नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन पेपर में कैसे करते हो। साइकोलॉजी का पूरा गेम है। सेक्शनल टाइमिंग आ चुकी है, प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा कठिन दिखने लगा होगा टाइमिंग की वजह से, क्योंकि ये हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। आप टॉपिक बढ़ा सकते हैं, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन टाइमिंग ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है और खतरनाक चीज़ है भाई ये। अभी तक क्या होता है, प्रीलिम्स से सॉल्व करने का पेपर जो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन रहता था, भाई साहब जीएस कोई पहले करता था 5-6 मिनट में जीएस कर देता था, 10 मिनट में अंग्रेजी कर देता था, 15 मिनट में रीजनिंग कर देता था, तो उसका लगभग आधे घंटे में 75 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। वो 30-32 मिनट बचाए रहता था मैथ सॉल्व करने के लिए 25 क्वेश्चन। अब उसी 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 15 मिनट मिल रहे हैं। अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं हुई भाई साहब, आप कितनो टैलेंटेड हो, कितनो नॉलेज हो, अगर स्पीड अच्छी नहीं है प्रीलिम से निकल नहीं पाएगा। इस टाइम मेन से ज़्यादा कठिन प्रीलिम से निकालना हो गया, मैथ का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। लेकिन ये मैथ कहीं से पढ़ के तुम्हारी अच्छी नहीं होगी, स्पीड कभी भी पढ़ के अच्छी नहीं हो सकती। तुम भाई साहब 10,000 मैथ का सवाल सॉल्व कर डालो अपने से और ना स्पीड अच्छी होगी तो कहना किसी एक टीचर से आपने पढ़ लिया बहुत है इतना। अब ये नहीं कि लाओ मास्टर साहब देखो ई लेकर आए, लाओ यहू पढ़ डाले, मास्टर साहब देखो ई वाले पीडीएफ लाए, लाओ यहू पढ़ डाले, मास्टर साहब देखो ई वाला मैराथन चला रहे, लाओ यहू पढ़ डाले। ये सब बेवकूफ़ी में ना पढ़ना भाई। रोज मैथ का क्विज सॉल्व करो 15 मिनट वाला, रोज चर्चा टू सॉल्व करो। अगर ये नहीं किए क्या गलत होगा बता रहा हूँ। जैसे अंग्रेजी हो गई, अंग्रेजी किसी की बहुत अच्छी और बहुत खराब होने में ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। या जीके हो गई, जीके में तुम बहुत अच्छा भी करोगे ना तब भी 40-40 नंबर ला सकते हो, 50 नहीं ला पाओगे। बहुत खराब भी करोगे तब भी 20-22 नंबर तुम ले आओगे अगर पढ़ने में ठीक हो, ठीक है। लेकिन मैथ का मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैथ में एक लड़का जो स्पीड जिसकी अच्छी हो 50 में 50 ले आएगा, जिसकी स्पीड नहीं है उसको 25 लाने में भी हालत खराब हो जाएगी। तो ये जो 25 नंबर का डिफरेंस है ना, तीनों सब्जेक्ट मिला के ना तुम ये कंपनसेट नहीं कर पाओगे। तो भाई साहब स्पीड बढ़ाना है। जितना भी दिन प्रीलिम्स में बचा हुआ है, मैथ तुम 2 घंटा जरूर क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन एकदम घो के पी जाओ, क्विज फॉर्म में ही सॉल्व करो और स्पीड भाई साहब अपने आप इंप्रूव होगी। तो इसको जरूर ध्यान देना। दूसरी चीज़ जो पेपर में इंप्लीमेंट करने वाली बात कर रहा था, जब पेपर हम लोग देने जाते हैं ना, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ यार कि मेरे साथ वाले लड़के बहुत कहते थे कि तुम्हारा इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, बट नहीं हुआ। उसका बहुत बड़ा रीज़न था ना, प्रेशर आ जाता है। ये मान लो तुमने मेंस में गए, मेंस में तुम पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किए, तुमने क्वेश्चन उठाया, मैथ का 3-4 क्वेश्चन लगातार नहीं आए, घबरा जाओगे, पसीना फेंक देता है। इस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती है। तो भाई साहब जिस भी कंडीशन में मॉक टेस्ट दे सकते हो, जैसे गर्मी आज हो रही, इस गर्मी में मॉक टेस्ट दे लो, पंखा बंद करके मॉक टेस्ट दे लो, ठंडी जब आए एकदम बर्फीली ठंडी में मॉक टेस्ट दो, टाइमिंग चेंज कर करके मॉक टेस्ट दो। अपने आप को ना साला उस पेपर के लिए एकदम ऐसा बना लो कि तुम किसी भी टाइम किसी भी कंडीशन में पेपर कराओ, मैं अपना बेस्ट दूंगा। देखो जिंदगी में ना सबसे ज़्यादा रिग्रेट जो होता है वो इस बात का होता है, जो मुन्ना भैया वाला डायलॉग है ना कि जब आप योग्य हों और अपनी योग्यता पहचानवा ना पाएँ, ये सबसे ज़्यादा रिग्रेट वाली बात होती है। तो जब आप टैलेंटेड हो और आपको पता है कि यार मैं कर सकता था और नहीं कर पाया, वो रिग्रेट ना ज़िंदगी से कभी नहीं जाता है। मुझसे पूछो यार, मैं बहुत लंबा संघर्ष किया हूँ, भले वो मेरी वीडियोज़ वगैरह से उतना नहीं झलका होगा, बट बुरा लगता है कि क्यों नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है ये ना कोई टीचर तुमको बताएगा, ना कोई सोसाइटी बताएगी, ना तुम्हारे घर वाले बताएंगे। तुम इकलौते ऐसे रहोगे जो खुद ही सर्च करना है क्यों नहीं हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। अब बहुत बार ऐसा होगा ना, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे होगे, ये भी एक गलती हो जाएगी। तो पढ़ो यार। मैं कितने घंटे पढ़ता था यार, 5-6 घंटा मैं पढ़ता था। ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा तबाही मचा देता था। हाँ, जब पेपर रहता था 8-10 घंटा भी हो जाता था। लेकिन एक होता है ना, जब उम्र बढ़ती है आपकी, जब 20-22 साल का था तब पढ़ने की क्षमता ज़्यादा थी, उसके बाद वाली जो क्षमता थी कम हो गई। तो जिस एज में तुम हो, अगर एज कम है भाई साहब और मेहनत से पढ़ो। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ना, रिग्रेट का टाइम बढ़ता जाता है और तुम्हारी जो कैपेसिटी है ना वो कम होती जाएगी। क्योंकि जब तुम 28 साल 27 साल के हो जाओगे ना, तुम्हारे दिमाग में चलेगा वो साल
जो तुमने बर्बाद किया हुआ, हर वो दिन तुम्हें एहसास होगा कि यार नहीं करना चाहिए, तो वो ना करो। उससे बेहतर है कि भाई साहब अभी से समझ जाओ सरकारी नौकरी क्यों करनी है, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि मैं क्यों करना चाहता हूँ। तुम मोटिवेशन के नाम पे कोनो मास्टर, कोनो टीचर, कोनो इन्फ्लुएंसर, इन सब के चक्कर में ना पड़ो भाई। मेरे भी चक्कर में ना पड़ो कि मैं बहुत मोटिवेशन दूंगा। मैं मोटिवेशनल या स्ट्रेटजी वाली वीडियो को ही तो रोस्ट करता था, मैं वो चीज़ बार बार कैसे कर दूंगा। एक बार बता दिया बहुत है इतना। हाँ कुछ चीज़ें छूट गई होंगी फिर कभी बता दिया जाएगा, बट हाँ इतना जितना बताया वो अपने आप में सफिशियंट है। मोटिवेशन तुम्हारे अंदर सिर्फ इस बात का होना चाहिए तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए क्या सोचते हैं, वो तुमको किस लिए पढ़ने को कहे हैं, या तुम्हारे सरकारी नौकरी लग जाने से तुम्हारा परिवार का क्या अपलिफ्टमेंट होगा। आज के टाइम पे अगर लोअर मिडिल क्लास से हो ना, एक तो बड़ी की बीमारी हो जाएगी ना, हालत ख़राब हो जाएगी, भाई साहब इलाज कैसे कराएं। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सामने बूढ़े हो रहे हैं, इससे ज़्यादा और कौन सा मोटिवेशन तुमको चाहिए, कौन सा गाना लगा दूँ ऐसा। भाई मेरे लिए तो यही था यार कि मेरे माँ बाप तो कम से कम जिस चीज़ के लिए मुझको सोचे हैं वो तो मैं एक बार उनको दे दूँ, और वो उससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं होता यार। और क्यों हो किसी और से बाहरी मोटिवेशन क्यों ही लेना जब हमारे सामने हमारे माता पिता हैं। सरकारी नौकरी एक ऐसी चीज़ है जो उनके चेहरे पे खुशी अगर ला सकती है तो मैं क्यों ना वो चीज़ लूँ। ये सब चीज़ें तुम्हारे अंदर मोटिवेशन के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ वहाँ हरदम ढूंढते फिर रहे हो कि ना तो कारवां की तलाश है ना तो हम सफ़र की तलाश है। ये सब नहीं भाई, सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि तुम नौकरी ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे हो। और एक चीज़ लास्ट बात है, आज का टाइम ना एवरेज रहने का टाइम नहीं है। अगर तुमको लग रहा है कि नहीं मैं 3 घंटा 4 घंटा पढ़ूंगा सिलेक्शन ले लूँगा, ठीक है, तुम एक्स्ट्रा ब्रिलियंट हो सकते हो, तुमको साइड में कर रहा हूँ। मैं उन 99% की बात कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा आइंस्टीन टाइप के नहीं है। भाई साहब आज का टाइम ना कंपटीशन एवरेज रहने का नहीं है। जितनी कटऑफ जा रही है, जितना नंबर लोग ला रहे हैं ना, अगर तुमने अपने एज को क्रॉस करके एक एक्स्ट्रा पुश नहीं दिया, सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो जितनी मेहनत कर रहे हो उससे थोड़ा सा बढ़ा दो, जितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उससे थोड़ा सा बढ़ा दो, जितना तुम टाइम ले रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने में उसको थोड़ा सा घटा दो। कंपटीशन निकले भले ना निकले, रिग्रेट ज़िंदगी में नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी बताना यार वीडियो कैसी लगी। बहुत लंबी वीडियो बन गई है, पसीना कहाँ कहाँ पहुँच गया ये तो अभी जाकर देखूंगा। बाकी कमेंट करके बताना यार वीडियो कैसी लगी। इसके बाद स्ट्रेटजिक वीडियो नहीं आएगी।